डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। यह सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। यह कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे यूके नोवेल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अपने पापा की बात सुनने के बाद आरव सवालिया नजरों से उन्हें देखने लग जाता है। आरव की सवालिया नजरों को अपने ऊपर महसूस कर आरव की मम्मी और पापा दोनों हैरान थे। लेकिन एक गहरी सांस लेते हुए फिर आरव के पापा कहते हैं, शायद मुझे लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे खानदान का चिराग होने की वजह से तुम्हें हमारे खानदान के बारे में पता होना चाहिए। अपने पिता की बात सुनने के बाद आरव अपनी आंखों के पानी को पूंछता है और अपने पापा की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, पापा, आखिर हमारे खानदान का इतिहास के बारे में ऐसा क्या है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए? आरव की बात सुनने के बाद आरव के पिता उसे बताते हैं, बेटा, हमारे खानदान के इतिहास के बारे में तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें अपनी पहचान खोनी होगी। तुम्हारे शरीर में जो खून है वह तुम्हारे खानदान का नहीं है। तुम एक अवतरित बच्चे हो, लेकिन तुम अपने खानदान के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने अवतार को खोना होगा। मुझे इस बारे में पता है, तुम काल भैरव के अवतार हो, लेकिन तुम्हें यह अवतार त्यागना होगा, मतलब तुम्हें अपने अवतरित पहचान को खत्म करना होगा। मुझे पता है तुम्हारे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। हम तुम्हारे फैसले के विरुद्ध नहीं जाएंगे। अपने पिता की बात सुनने के बाद आरव का चेहरा अजीब हो जाता है। आरव अजीब तरह से अपने पिता की तरफ देख रहा था। उनकी बातों को समझ न पाने की वजह से आरव अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए कहता है, मम्मी, आखिर पापा क्या कह रहे हैं? मेरे शरीर में जो खून है वह हमारे खानदान का नहीं है। मतलब क्या है इसका? अपने बेटे की बात सुनने के बाद आरव की मम्मी अपने हाथ को आरव के गाल पर रखते हुए कहती हैं, बेटा, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो आखिर यह सृष्टि कब बनी? क्या तुम मुझे यह बता सकते हो आखिर क्यों कुछ खास लोग इस सेलेस्टियल गॉड से ऊपर की रैंक हासिल कर सकते हैं? हालांकि मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। हमारे परिवार के कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए। और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि काल भैरव का अवतार मेरी कोख से जन्मा, लेकिन तुम्हें अपने इस अवतरित शरीर को त्यागना होगा, अपनी ब्लड लाइन को खत्म करना होगा। तुम्हारे शरीर में सुप्रीम लीजेंडरी ड्रैगन गॉड का खून है, तुम्हें इसे भी त्यागना होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मैं नहीं चाहती कि तुम एक समय पर आकर अपनी जगह पर ही रुक जाओ। इस सृष्टि में मौजूद हर व्यक्ति की एक सीमा होती है और कोई भी व्यक्ति कैसे भी इस सीमा को नहीं तोड़ सकता। और अगर किसी को अपनी सीमा को तोड़ना है तो उसे प्रकृति से भी ऊपर उठना होगा या फिर भगवान बनना होगा। लेकिन तुम्हारा जन्म इंसान के रूप में हुआ है और मैं नहीं चाहती कि तुम ड्रैगन के भगवान बनो। लेकिन फैसला तुम्हारा है। हम तुम्हारे फैसले के विरुद्ध नहीं जाएंगे। जो भी तुम्हारा फैसला होगा हम उसमें खुश होंगे। अपनी मम्मी के मुंह से भी अजीब सी ऐसी बातें सुनने के बाद आरव का चेहरा बहुत अजीब हो गया था। उसे देखकर सब समझ में आ रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके मम्मी पापा ऐसे ही उसके साथ मजाक नहीं करेंगे। आरव को उनसे बहुत से सवाल पूछने थे, लेकिन उसे पता था कि उसे अपने सभी सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। इसीलिए वह एक नॉर्मल सवाल पूछता है, मम्मी पापा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं आखिर रैंक बढ़ाने के बाद भी हम पृथ्वी ग्रह पर कैसे रह सकते हैं? अपने बेटे का सवाल सुनने के बाद आरव के पापा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आरव के पापा आरव की तरफ देखते हुए बड़ी गंभीरता से उससे सवाल पूछते हैं, तुम मुझे यह बताओ,
भगवान शिव किसी रैंक में है? नहीं ना, वह तो इन सभी रैंक से भी परे हैं। उनका मुकाबला तो कॉस्मोस डिस्ट्रॉयर भी नहीं कर सकते हैं, और फिर भी वह पृथ्वी पर थे। तो तुम मुझे बताओ, आखिर पृथ्वी पर कोई ऐसी सीमा है जो किसी रैंक को बांधती होगी? इस पृथ्वी पर, इस पूरी सृष्टि के सबसे खतरनाक से खतरनाक इंसान भी बिना किसी भेदभाव के आ जा सकते हैं। हालांकि तुम्हारा कहना सही है, एक लिमिट के बाद पृथ्वी किसी को भी अपने अंदर रहने नहीं देती। लेकिन पृथ्वी पर जो ताकतवर लोग रह रहे हैं, जिनकी लिमिट पार हो चुकी है, वह किसी राक्षसी तकनीक का इस्तेमाल करके यहां पर रुके हुए हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो दिव्य तकनीक का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर रुके हुए हैं। तुम भी यहां रह सकते हो, अगर तुम प्रकृति में सही से घुल गए तो। चलो, मैं तुम्हारी सीमा तोड़ देता हूं। इतना कहने के तुरंत बाद आरव के पापा आरव के कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं। आरव के पापा के हाथ रखने के तुरंत बाद आरव को अपने शरीर में एक सफेद रंग का पवित्र प्रकाश अपने शरीर में फैलता हुआ महसूस होता है। अगले ही पल आरव को ऐसा लगता है जैसे वह इस पूरी सृष्टि का सबसे पवित्र व्यक्ति है। बूम! कुछ ही देर में आरव को अपने शरीर में एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है, और आरव को ऐसा लगता है जैसे उसकी शरीर की बंधी हुई बेड़ियां टूट गई है। वह धमाका आरव के शरीर में ही नहीं, बल्कि प्रकृति में भी एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट की वजह से चारों तरफ सोनिक वेव फैल गई थी, जिन्होंने लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में सभी को बहरा कर दिया था। थोड़ी देर बाद आरव धीरे से अपनी आंखें खोलता है। अपनी आंखें खोलने के बाद आरव को ऐसा लगता है जैसे वह प्रकृति से किसी तरह से जुड़ा हुआ है। प्रकृति से किसी तरह का संबंधित होने के बाद आरव को अपने चारों तरफ की आध्यात्मिक ऊर्जा भी गहरी होती हुई महसूस होती है। प्रकृति से जुड़ने के बाद आरव को विश्वास हो गया था कि पृथ्वी ग्रह अनगिनत सालों से ऐसे ही बसा हुआ है। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था। सुप्रीम क्रिस्टल होने के बाद भी उसके पास ज्ञान की कमी है। क्या अपने माता पिता की बात सुनने के बाद आरव अपनी ब्लड लाइन को तोड़ देगा और अपनी अवतरित शरीर को भी त्याग देगा? आखिर आरव के परिवार के ऐसे क्या राज्य है? अपनी आंखें खोलने के बाद आरव को ऐसा लगता है जैसे वह प्रकृति से किसी तरह से जुड़ा हुआ है। प्रकृति से किसी तरह का संबंधित होने के बाद आरव को अपने चारों तरफ की आध्यात्मिक ऊर्जा भी गहरी होती हुई महसूस होती है। प्रकृति से जुड़ने के बाद आरव को विश्वास हो गया था कि पृथ्वी ग्रह अनगिनत सालों से ऐसे ही बसा हुआ है। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था। सुप्रीम क्रिस्टल होने के बाद भी उसके पास ज्ञान की कमी है। अपने आप को शांत करने के बाद आरव पृथ्वी की लिमिट चेक करना चाहता था। इसलिए आरव अपने दोनों हाथों से कुछ अजीब अजीब साइन बनाने लग जाता है। कुछ देर में आरव को पता चल गया था कि अगर वह पृथ्वी पर रहकर सेलेस्टियल गॉड भी बन गया तो भी वह पृथ्वी पर एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। पृथ्वी की लिमिट उससे भी बहुत ऊपर थी। लिमिट को चेक करने के बाद आरव अपनी मम्मी और पापा से भी बातें करता है, जिससे उसे अपने परिवार के बारे में कुछ अनकहे राज पता चलते हैं, जिन्हें जानने के बाद आरव शॉक्ड हो चुका था। आरव के पिता आरव को एक लॉकेट भी देते हैं, और उस लॉकेट को देने के बाद आरव के पिता आरव से कहते हैं, बेटा, यह लॉकेट हमारे एक पूर्वज का था, जिन्हें सब इंस्ट्रक्टर देवराज के नाम से जानते थे। हमारे परिवार के सबसे पहले योद्धा इंस्ट्रक्टर देवराज ही थे। तुम इसे हमेशा पहरे रखना। अपने पिता की बात सुनने के बाद आरव उस लॉकेट को ले लेता है और उन्हीं के सामने ही उसे अपने गले में पहन लेता है। हालांकि आरव को वह लॉकेट थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि उस लॉकेट में एक काले रंग के कॉइन का पेंडेंट था। बिल्कुल करीब से देखने में उस पेंडेंट में एक ड्रैगन भेड़िया की दहाड़ते हुए इमेज थी, लेकिन दूर से देखने में वह किसी ब्लैक होल के जैसा था, जो किसी दूसरी डायमेंशन से साथ जुड़ा हुआ लग रहा था। लेकिन आरव ज्यादा सवाल न करते हुए उसे पहन लेता है। अपने मम्मी पापा से कुछ और देर बात करने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है और उनके सामने अपनी गर्दन झुका लेता है। इसके बाद वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में उसके शरीर से एक सफेद रंग का पवित्र प्रकाश उसके शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। अगले ही पल उसके शरीर के अंदर से किसी चीजों के टूटने की आवाज आने लग जाती है।
उसके शरीर में मौजूद हर रोम छिद्र में से खून बहाना शुरू हो गया था। आरव इस समय ऐसा लग रहा था जैसे खून में नहाया हुआ कोई शैतान हो। आरव को इस समय इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपने मुंह से आह भी नहीं निकालता। वह नहीं चाहता था कि वह अपने माता पिता के सामने कमजोर दिखे, इसीलिए आरव अपने दर्द को सह रहा था। अपने दर्द को कम करने के लिए आरव अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच में रख लेता है और जोर से प्रेस कर देता है। आरव के दांतों के बीच में होने की वजह से आरव की जीभ में से भी खून बहाना शुरू हो गया था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान इंच दर्द इंच उसके शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों को तोड़ रहा है, और तो और उन हड्डियों को तोड़ने के बाद हथौड़े से उनका चुरा बना रहा है। इतना दर्द होने के बाद भी आरव अपना मुंह नहीं खोलता, लेकिन उसके मुंह के दोनों कोनों से खून लगातार बह रहा था। उसकी बंद आंखों में से भी खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून के आंसू रो रहा हो। दर्द के मारे आरव ने अपनी दोनों मुट्ठियों को इतनी जोर से बीच रखा था कि उसकी हथेली में उसी के ही नाखून धंस गए थे। आरव का पूरा शरीर खून में बिल्कुल नहाया हुआ था। उसके काले बाल भी खून में रंगकर अब लाल हो गए थे और उनमें से भी खून टपक रहा था। यह दृश्य देखने में काफी ज्यादा डरावना था। ताकतवर से ताकतवर इंसान भी इस तरह के दर्द का सामना नहीं कर सकता था। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आरव घुटनों के बल जमीन पर गिर गया था और अगले ही पल जमीन पर गिरकर छटपटा रहा था, लेकिन वह अपने मुंह से एक भी चीख नहीं निकालता। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर आरव के माता पिता अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि आरव इस समय अपने अवतरित शरीर और ब्लड लाइन को खत्म कर रहा था, और किसी भी योद्धा को ऐसा करने के लिए उसके पास ताकत ही नहीं बल्कि विल पावर भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिससे वह इस खतरनाक दर्द को सह सके। आरव की मम्मी आरव की ऐसी हालत को देखकर पलट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव के पिता भी इस समय अपने आप को काफी मायूस महसूस कर रहे थे, और आरव की इस तरह की जिद देखकर उन्हें भी अपने सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन आरव के जज्बे को देखकर न चाहते हुए भी आरव के पिता ने आरव के सम्मान में अपना सर झुका लिया था। आरव अभी भी जमीन पर गिरा छटपटा रहा था और अपनी अध खुली आंखों से आरव अपने पिता को अपने सम्मान में सर झुकाता देखकर हैरान हो गया था। लेकिन आज उसके लिए उसके जीवन का सबसे गर्व का दिन था कि उसके पापा ने उसके सामने सम्मान में अपना सर झुकाया है। वह समझ गया था कि उसने अपने इससे खतरनाक सफर में अपना कदम बढ़ा दिया है, और पहली सफलता उसे यह मिली कि उसके खुद के पिता ने उसके सम्मान में सर झुकाया, और यह उसके लिए पूरी दुनिया को जीतने से भी ज्यादा बड़ी बात थी। अगले ही पल आरव खून में सना हुआ भी मुस्कुरा देता है, लेकिन जैसे ही उसका मुंह खुलता है तो उसके मुंह से खून का फव्वारा निकलता है, और उसके खून में सने दांत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी नरक के शैतान का चेहरा हो, जो एक झटके में पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखता है। लेकिन अब आरव से सहन नहीं हो पाया, इसीलिए वह काफी दर्दनाक आकाश को चीर देने वाली धरती को फाड़ देने वाली आवाज में चीख पड़ता है। जितनी इतना तेज चिल्लाया था कि पहले के विस्फोट के सोनिक वेव से भी ज्यादा खतरनाक थी उसके चिल्लाने से उत्पन्न हुई लहरों। हालांकि भले ही आरव चाहे कितनी ही तेज क्यों न चिल्लाया हो, लेकिन उस सुनहरे रंग की रोशनी से बाहर आरव की हल्की सी भी आवाज नहीं गई थी, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। लेकिन आरव की चीख सुनने के बाद आरव के मम्मी पापा की आंखें और कसकर बंद हो गई थीं, और उनकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे कोई बांध टूट गया हो। अपने ही बेटे को अपने ही सामने इतने दर्द में देखना किसी भी मां बाप के लिए सहन करना मुश्किल था, लेकिन उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल, लेकिन कभी ना कभी तो आरव को ऐसा करना ही पड़ता, और अगर आरव बाद में कुछ ऐसा करता तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। इधर 2 घंटे के बाद आरव शांत होता है, लेकिन अब तक आरव के शरीर से निकलने वाला खून आरव की त्वचा से चिपक कर सूख चुका था और आरव के शरीर पर पपड़ी बन चुका था।
जब आरव को दर्द होना खत्म हुआ तो आरव अपना मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें लेने लग गया था। आरव के ऑर्गन, मैरो, ब्लड, हड्डी, मांस सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आरव का शरीर सही सलामत था तो बस उसकी त्वचा की वजह से, वरना अब तक तो आरव की मौत हो चुकी होती। आरव की हालत ऐसी हो रखी थी जैसे मौत के दरवाजे की दहलीज पर खड़ा हो। अगर 1 इंच भी पर आगे गया तो मौत आनी पक्की है। आज पहली बार आरव को अपने जीवन में डर महसूस हुआ था। आरव समझ गया था कि मौत कितनी भयानक और दर्दनाक चीज है। तिल तिल कर मरने से अच्छा तो एक पल में मर जाना है। आरव के शांत हो जाने के बाद उस सुनहरे रंग की रोशनी में अनेकों परछाइयां प्रकट होने लग जाती हैं। उनमें से आरव को सभी लोग अधेड़ उम्र के इंसान लग रहे थे। आरव उन्हें देखकर ही बता सकता था कि उनकी उम्र लाखों साल होगी। उनमें से तो कुछों की उम्र का अंदाजा आरव भी नहीं लगा सकता था। उनमें से प्रत्येक इंसान अपनी चमकती आंखों से आरव को देख रहा था। अगले ही पल प्रत्येक व्यक्ति एक सुनहरे रंग की रोशनी में बदलकर आरव के शरीर में प्रवेश करने लग जाता है। इतनी बुरी तरह से जख्मी और घायल होने की वजह से आरव बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही आरव के शरीर के अंदर वह सुनहरे रंग का प्रकाश शरीर में गया तो उसे ऐसा महसूस होने लग गया था कि जैसे उसकी हड्डियों का पुनः निर्माण हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आरव को इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, जिस वजह से आरव काफी ज्यादा हैरान था। भले ही इस समय आरव कितना ही ज्यादा घायल और जख्मी क्यों न था, लेकिन वह अपनी दिव्य दृष्टि से अपने शरीर में मौजूद हो रही हलचल को देख पा रहा था। जैसे जैसे आरव के शरीर में सुनहरी रोशनी जाती जा रही थी, आरव को काफी स्वस्थ, अच्छा और तंदुरुस्त महसूस हो रहा था। पूरी 21 से सुनहरे रंग की रोशनियों के जाने के बाद आरव का शरीर दोबारा से पूरी तरह से ठीक हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आरव के शरीर का दोबारा से निर्माण हुआ हो। इस समय उसकी त्वचा पर मौजूद सूखा हुआ खून भी तरल पदार्थ बनकर बह गया था। अब उसकी त्वचा में हल्के सुनहरे रंग की चमक आ गई थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे आरव के शरीर की त्वचा कांसे से बनी हो। आखिर आरव के मम्मी पापा ऐसा क्यों सोच रहे थे कि कभी ना कभी उसे इन चीजों को त्यागना पड़ेगा। आखिर आरव की त्वचा में परिवर्तन की आ रहा था। जतिन के शरीर में जैसे जैसे सुनहरी रोशनी जाती जा रही थी, आरव को काफी स्वस्थ, अच्छा और तंदुरुस्त महसूस हो रहा था। पूरी 21 सुनहरे रंग की रोशनियों के शरीर में जाने के बाद आरव का शरीर दोबारा से पूरी तरह से ठीक हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आरव के शरीर का दोबारा से निर्माण हुआ हो। इस समय उसकी त्वचा पर मौजूद सूखा हुआ खून भी तरल पदार्थ बनकर बह गया था। अब उसकी त्वचा में हल्के सुनहरे रंग की चमक आ गई थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे आरव के शरीर की त्वचा कांसे से बनी हो। 21 सुनहरे रंग की रोशनियों के उसके शरीर में जाने के बाद भी अभी भी वहां पर बहुत सी सुनहरे रंग की परछाई खड़ी थी। आरव अपनी दिव्य दृष्टि से उनको गिनता है, जिससे उसे पता चलता है कि वे सुनहरे रंग की परछाई 78 थी। आरव के शरीर का दोबारा से निर्माण होने के बाद फिर वह 78 परछाई भी एक एक करके उसके शरीर के अंदर जाने लग जाती है। जैसे जैसे वह सुनहरे रंग की परछाई उसके शरीर में जा रही थी, तो एक अलग तरह के रास्ते से वह सुनहरे रंग की परछाइयां उसके शरीर में ट्रेवल कर रही थीं और ऊर्जा को कास्ट कर रही थी। आरव को भी समझने में देर नहीं लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वह सुनहरे रंग की रोशनी एक अलग तरह के पाथ को फॉलो कर रही थी, जिससे आरव को यह पता चला कि वह अपनी एनर्जी को अलग अलग तरीकों से भी सर्कुलेट कर सकता है। जब आरव उन रास्तों को एग्जामिन करता है तो वह यह देखकर हैरान था कि उसका एनर्जी सर्कुलेट करने का तरीका काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वह अपनी एनर्जी को काफी अच्छी तरह कैसे सर्कुलेट कर पा रहा था। अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करने के बाद अपने शरीर में इकट्ठा होती हुई एनर्जी को देख आरव काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा डेंस थी, जो उसे काफी ज्यादा शॉक कर रही थी, क्योंकि इतनी ज्यादा डेंस एनर्जी तो उसके लीजेंडरी लेवल में भी इकट्ठा नहीं होती थी। जितनी है भी देख पा रहा था कि उसके लीजेंडरी लेवल भी कट गए हैं और वह एक नॉर्मल इंसान की ही तरह लेवल्स को अप कर सकता है।
लेकिन अपने एनर्जी सर्कुलेट करने के पाथ को देखकर आरव समझ रहा था कि वह पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आरव को पता था कि अलग अलग एनर्जी सर्कुलेट करने के रास्ते या तो राक्षसी होते हैं या फिर दिव्य होते हैं, लेकिन उसका अपना जो एनर्जी सर्कुलेट करने का जो तरीका था वह ना ही राक्षसी था और ना ही दिव्य था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका एनर्जी सर्कुलेट करने का तरीका इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। आरव को समझने में देर नहीं लगी कि उसका एनर्जी सर्कुलेट करने का तरीका एक अलग तरह की डायमेंशन है। उसने जितना अपना मम्मी पापा से सुना था उस हिसाब से उसका परिवार काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अपने मम्मी पापा से उसे पता चला था कि स्ट्रेंथ के मामले में उनका परिवार एक अलग ही लेवल पर था, और यह सब था सिर्फ इस एनर्जी सर्कुलेट टेक्निक की वजह से जो उन्हें इतना ज्यादा पावरफुल बनाता था। आरव अभी इन सभी के बारे में सोच रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी पावर स्क्रीन पर अनाउंसमेंट आनी शुरू हो जाती है। लेवल 1 अपग्रेड, लेवल 2 सुपर स्पिरिट, लेवल 2 अपग्रेड, लेवल 3 अल्ट्रा स्पिरिट, स्टेज 2 कंप्लीट, स्टेज 3 गोल्डन, बारबेरी लाइन फ्लेम, लेवल 1 ओरिजिन। जतिन को अपनी पावर स्क्रीन पर लगातार यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है। जैसे ही उसे यह स्टेज 3 की अनाउंसमेंट सुनाई देती है तो उसके शरीर एनर्जी से भर जाता है और अलग अलग रास्तों पर उसकी एनर्जी लगातार सर्कुलेट होने लग जाती है। आरव लगातार अपने शरीर को और अच्छी तरह से समझता जा रहा था। उसको अपनी स्ट्रेंथ में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। आरव अपने अंदर उमड़ती ताकत को देखकर हैरान था। वह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह एक छोटे पहाड़ को सिर्फ अपने हाथों से ही कुचल सकता है। स्टेज 3 में आने के बाद आरव अपनी हर मांसपेशी की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि वह यहीं पर ही नहीं रुका था, उसके शरीर के अंदर की एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही थी। वह खुद भी ऐसा महसूस कर पा रहा था कि वह किसी भी पल लेवल 2 में ब्रेक थ्रू करने वाला है। और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ भी, और उसके शरीर में एक तेज विस्फोट हुआ और अचानक से उसके शरीर से भारी शॉक वेव निकलने लग गई थी। उसके आसपास खड़ा होना मुश्किल होता जा रहा था। लेवल 1 अपग्रेड, लेवल 2 सुपर ओरिजिन, लेवल 1 में जहां पर आरव अपनी हर मांसपेशी से स्ट्रेंथ इकट्ठा कर सकता था, वहां पर आरव अब अपने शरीर में मौजूद सेल यानी कि कोशिकाओं से भी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर सकता था। लेवल 2 में आने के बाद आरव अपने शरीर को और अच्छी तरह से समझ पा रहा था। वह अपने शरीर में मौजूद हर कोशिकाओं को देख सकता था। वह यह भी देख सकता था कि उसकी कोशिका कैसे काम कर रही है। वह अपनी एनर्जी को कोशिकाओं के थ्रू होते हुए भी देख और महसूस कर सकता था। आरव ने अब तक पूरी 35 सुनहरी परछाइयां को अवशोषित कर लिया था और उसके शरीर में लगातार सुनहरी परछाई रोशनी में बदलकर उसके शरीर में प्रवेश करते जा रही थी, जिस वजह से उसके शरीर में लगातार एनर्जी बढ़ रही थी। लेकिन आरव सबसे ज्यादा हैरान यह देखकर था कि उसे अपने लेवल अप करने के लिए बाहर की आध्यात्मिक ऊर्जा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ रही थी। और तो और वह खुद आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर रहा था, और ऐसा उसने कभी भी नहीं सुना था कि किसी के लेवल अप करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। लेकिन आरव यह देखकर हैरान था कि वह सुनहरे रंग की रोशनी उसके शरीर में आने के बाद एनर्जी में बदल रही है और उसके एनर्जी सर्कुलेट पाथ पर तेजी से रन कर रही है। और जैसे जैसे उसका लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी एनर्जी सर्कुलेट करने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। काफी देर से लगातार नोटिस करने के बाद आरव को पता चला था कि जैसे जैसे उसकी एनर्जी सर्कुलेट करने की रफ्तार बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वह अपनी एनर्जी को बढ़ाता रहेगा और अपना लेवल अप कर पाएगा। आरव यह देखकर सबसे ज्यादा हैरान था कि वह जैसे जैसे अपने एनर्जी सर्कुलेट की रफ्तार बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वह अपनी एनर्जी को टुकड़ों में तोड़ रहा था, जिससे वह उनके अंदर से एनर्जी के हर एक खतरे को निकाल रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर कोई ग्राइंडर मशीन है जो एनर्जी के टुकड़ों को तोड़कर उनके अंदर से और एनर्जी निकाल रहा है। कुछ देर में आरव को ऐसा लगता है जैसे उसका दिल किसी कार इंजन की तरह तेज धड़कना शुरू हो गया और उसके अंदर अथाह पावर बढ़ती जा रही थी।
उसके दिल के धड़कने की आवाज शरीर के बाहर भी सुनी जा सकती थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा मशीनी रोबोट स्टार्ट होकर पिकअप बना रहा हूं अपने दुश्मन को निगलने के लिए। अगले ही पल उसका दिल एक तेज धड़कन के साथ धड़कता है और उसकी स्प्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिस वजह से आरव को ऐसा लगने लग जाता है जैसे उसके पेट में तितलियां मंडरा रही हैं। अगले ही पल उसके शरीर के 12 मेन मेरिडियन खुल जाते हैं। आरव महसूस कर पा रहा था कि ताकतवर होना क्या होता है। लेवल 2 अपग्रेड, लेवल 3 अल्ट्रा ओरिजिन। अगले ही पल उसकी पावर स्क्रीन पर यह नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जिसे देखकर अब उसकी आंखें भर आई थीं। वह काफी तेजी से अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। हालांकि वह ऐसा करना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे ताकतवर होना चाहता था, लेकिन वह इस प्रक्रिया को रोक भी नहीं सकता था। लेकिन आरव महसूस कर पा रहा था जहां पर वह कोशिकाओं से भी शक्ति को इकट्ठा कर सकता था, अब वह कोशिकाओं के अंदर भी मॉलिक्यूल यानी कि अणुओं से भी शक्ति इकट्ठा कर सकता था। ऑन एवरेज एक सेल के अंदर 42 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं। वह 42 मिलियन मॉलिक्यूल के प्रत्येक मॉलिक्यूल से एनर्जी इकट्ठा कर सकता था, जो सोचना ही काफी ज्यादा खतरनाक था। जहां पर आरव के 12 मेन मेरिडियन खुले हुए थे, लेकिन अब उसके बाकी के मेरिडियन भी खुलने लग गए थे। देखते देखते उसके 180 मेरिडियन खुल गए थे और अभी भी उसके मेरिडियन खुल रहे थे। कुछ देर में उसके शरीर के 360 मेरिडियन खुल गए थे और ऐसा होने के तुरंत बाद उसके शरीर में एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है और अगले ही पल उसका दिल और तेजी से धड़कने लग गया था। आरव के दिल की धड़कन सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन पूरी स्पीड में भाग रही हो, जिस वजह से आरव के शरीर के अंदर एनर्जी सर्कुलेट की रफ्तार और बढ़ जाती है और उसकी एनर्जी सर्कुलेट होते हुए बहुत ही बारीक कणों में टूटने लग जाती है और उनके अंदर से बहुत ही प्योर एनर्जी बाहर आने लग जाती है और वह एनर्जी आरव का शरीर को और मजबूत बनाने लग जाती है। जहां पर पहले आरव को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वह अपने हाथों से छोटे पहाड़ को तोड़ सकता है, वहीं अब आरव की मुट्ठियों के सामने बड़े से बड़ा पहाड़ भी कुछ नहीं था। आरव के शरीर में मौजूद उसकी पर्पल फायर अब किसी पर्पल डीमन फायर की जैसी हो गई थी, जो चारों तरफ अराजकता फैलाने के लिए तत्पर तैयार है। अब आरव के शरीर के अंदर 78 की 78 सुनहरी परछाई रोशनी बनाकर प्रवेश कर चुकी थी और अगले ही पल आरव के शरीर में तेज विस्फोट होता है। बूम! उस विस्फोट की वजह से आरव के मुंह के किनारे से भी खून निकल गया था, लेकिन आरव तुरंत अपने मुंह के खून को पूंछता है। अगले ही पल उसकी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन शो होता है, स्टेज 3 कंप्लीट, स्टेज 4 ब्लैक शार्क फ्लेम। इस नोटिफिकेशन के बाद आरव के शरीर के अंदर सर्कुलेट होती हुई एनर्जी रुक जाती है। एनर्जी के रुकने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है। जब आरव अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने मम्मी पापा अभी भी सुनहरी परछाई में खड़ी दिखाई देते हैं। आरव यह देखकर काफी ज्यादा खुश था कि उसकी मम्मी पापा सुनहरी रोशनी में बदलकर उसके शरीर के अंदर नहीं गए, लेकिन अगले ही पल उसके मम्मी पापा तुरंत सुनहरी रोशनी में बदलते हैं और आरव के उस ब्लैक होल के जैसे लॉकेट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आरव यह देखकर काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन आरव यह देखकर काफी ज्यादा खुश था कि उसकी मम्मी पापा अब हमेशा उसके साथ रहेंगे, फिर वह भले ही उस लॉकेट के जरिए क्यों ना हो। आरव अपने चेहरे पर स्माइल के साथ दोबारा से उस लॉकेट को पकड़ लेता है। हालांकि पहले वह इस लॉकेट को पहनना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी ने इस लॉकेट को पहनने के लिए कहा था, इसीलिए वह पहन रहा था। लेकिन अब उसके पास इस लॉकेट को पहनने की वजह थी। थोड़ी देर तक उस लॉकेट को देखने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है और उस लॉकेट को छोड़कर उस कमरे से बाहर आने लगता है। आरव के मम्मी पापा के उस लॉकेट में जाने के बाद उस कमरे से वह सुनहरी रोशनी भी गायब हो जाती है, लेकिन कैमरे से बाहर जाने से पहले आरव एक बार अपनी पावर स्क्रीन में अपना स्टेटस देखता है। आरव इमॉर्टल किंग बॉडी ब्लड लाइन, असुरा गॉड ब्लड लाइन रेस, ह्यूमन स्टेज 4, ब्लैक शार्क फ्लेम लेवल 1, सॉवरेन। अपना स्टेटस देखने के बाद आरव काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके स्टेटस में बहुत कुछ बदल गया था।
उसकी बॉडी, उसकी ब्लड लाइन, उसकी रेस। लेकिन उसके एलिमेंट्स पावर को तो उड़ा ही दिया था। आरव के स्टेटस में अब एलिमेंट शो नहीं हो रहे थे। जब आरव ने सॉवरेन का मतलब देखा तो उसे पता चला इसका मतलब शासक होता है। कुछ और देर बाद अपने स्टेटस को अच्छे तरीके से देखने के बाद आरव कमरे से बाहर आता है। आंगन में अभी भी आनंद सिंघानिया उसका वेट कर रहे थे। आनंद सिंघानिया काफी देर से आरव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आरव बाहर आया तो वह उसके चारों तरफ घूम रही एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। हालांकि आनंद सिंघानिया आरव के चारों तरफ घूम रही एनर्जी को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसे महसूस कर पा रहे थे, और उस एक पल में महसूस हुई एनर्जी की पावर को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। आरव के चारों तरफ की एनर्जी एक बवंडर का निर्माण कर रही थी, जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। अपने परिवार के बारे में जानने के बाद आरव को पता चला था कि वह अपने एनर्जी फ्लो को रोककर किसी आम इंसान की तरह भीड़ में भी गायब हो सकता है। हालांकि पहले जब आरव आध्यात्मिक ऊर्जा से लेवल अप करता था तो उसे लगता था कि लेवल को दबाने के बाद कोई भी उसके लेवल को पहचान नहीं पाएगा और उसे एक आम इंसान ही समझेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। आज उसे पता चला था कि एनर्जी के फ्लो से भी किसी की भी ताकत या लेवल का अंदाजा लगाया जा सकता था, और आरव इस एनर्जी फ्लो को दबाने में सक्षम था। आरव को पता था कि आनंद सिंघानिया उसके चारों तरफ घूम रही एनर्जी को महसूस करके डर चुके हैं, इसीलिए वह अपने एनर्जी फ्लो को दबा देता है और उनके पास चला जाता है। अगले ही पल आरव के चारों तरफ घूम रही एनर्जी तुरंत गायब हो जाती है और उसके शरीर से निकल रही भयानक आभा भी खत्म हो जाती है। इस समय आरव किसी साधारण इंसान के जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन आनंद सिंघानिया को पता था कि यह साधारण सा दिखने वाला लड़का कितनी भयानक आभा को अपने अंदर छुपाए बैठा है। आरव जब बाहर आया था तो आनंद सिंघानिया ने आरव की आभा को भी महसूस किया था। हालांकि उन्होंने आरव की आभा को 1 सेकंड के 100वें हिस्से को ही महसूस किया था, लेकिन वह समझ गए थे कि आरव की आभा पहले से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हो गई थी। जहां पर पहले आरव की आभा किसी ब्रह्मांड राजा के जैसी थी, वहीं अब आरव की आभा किसी गॉड किंग रैंक के एक्सपर्ट की जितनी खतरनाक थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अब आरव की आभा में एक अलग तरह की मौत की आभा थी। आरव की आभा को महसूस कर ऐसा लगता था जैसे उसकी आभा के अंदर मौत नाच रही है, और आरव को पता था कि यह फर्क आया था उसकी ब्लड लाइन की वजह से, क्योंकि अब उसके पास उसके खानदान की ब्लड लाइन थी, जो थी असुरा गोड ब्लड लाइन। लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आरव आनंद सिंघानिया को लेकर उसी बूढ़े इंसान की हवेली चला जाता है जहां पर उसने उस बूढ़े इंसान को धमकी दी थी। आखिर आरव के परिवार की ब्लड लाइन किससे संबंधित है? आखिर आरव दोबारा से उस बूढ़े इंसान के पास क्यों जा रहा है? क्या आरव अब उस बूढ़े इंसान के परिवार को खत्म कर देगा? मानवेंद्र कुंडू से डील। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अब आरव की आभा में एक अलग तरह की मौत की आभा थी। आरव की आभा को महसूस कर ऐसा लगता था जैसे उसकी आभा के अंदर मौत नाच रही है, और आरव को पता था कि यह फर्क आया था उसकी ब्लड लाइन की वजह से, क्योंकि अब उसके पास उसके खानदान की ब्लड लाइन थी, जो थी असुरा गोड ब्लड लाइन। लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आरव आनंद सिंघानिया को लेकर उसी बूढ़े इंसान की हवेली चला जाता है जहां पर उसने उस बूढ़े इंसान को धमकी दी थी। आनंद सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था आखिर क्यों आरव दोबारा से उस बूढ़े इंसान के पास जा रहा है। दोबारा से उस हवेली के पास पहुंचने के बाद आरव आनंद सिंघानिया को दरवाजा खोलने को कहता है। आनंद सिंघानिया भी तुरंत दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खुलता है तो उन्हें वही लड़का दिखाई देता है जो उन्हें पहले यहां लेकर आया था। वह लड़का जैसे ही आनंद सिंघानिया और आरव को देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर आनंद सिंघानिया और आरव दोबारा से उसके घर क्या करने आए हैं, और जो सवाल उस लड़के के मन में चल रहे थे वही ख्याल इस समय आनंद सिंघानिया के मन में भी चल रहे थे। वह लड़का आनंद सिंघानिया और आरव को घूरे जा रहा था। जब आरव यह देखता है कि यह लड़का उसके लिए रास्ता नहीं छोड़ रहा है
तो आरव उस लड़की की आंखों में देखता है। जैसे ही वह लड़का आरव की आंखों में देखता है तो उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है। उसकी कमर इस समय पूरी पसीने से भीग गई थी। उसके बाद आरव अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के साथ उस लड़के से कहता है, आगे से हटोगे। आरव की बात सुन वह लड़का ऐसे दरवाजे से हट जाता है जैसे वह आरव का कोई नौकर हो। अगले ही पल आरव और आनंद सिंघानिया दोबारा से उस हवेली के अंदर चले जाते हैं और उस लड़के को उसके दादाजी को बुलाने को कहते हैं। इस समय वह दोबारा से बैठक में बैठ गए थे। हालांकि आरव सीधा जाकर उस बूढ़े इंसान की बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है जहां पर वह बूढ़ा इंसान पहले बैठा हुआ था। आरव इस समय उस कुर्सी पर सम्राट की जगह न बैठकर एक बिजनेसमैन की तरह बैठा था। उसने अपने दोनों हाथों को साइड में रख रखा था और टांगों को क्रॉस में किए बैठा था। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ा इंसान जैसे ही दोबारा से बैठक में आता है तो अपनी कुर्सी पर आरव को बैठा देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता था कि इस समय उसका कुछ भी बोलना उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। इसीलिए वह चुपचाप आरव के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। बूढ़े इंसान के वहां पर आने के बाद आरव उनसे पूछता है, आपका नाम क्या है? आरव का सवाल सुनने के बाद पहले तो वह बूढ़ा इंसान हैरान था, लेकिन वह आरव के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम मानवेंद्र कुंडू है। बूढ़े इंसान का नाम जानने के बाद आरव अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के मानवेंद्र कुंडू से कहता है, तो मानवेंद्र कुंडू मुझे तुम यह बताओ, तुमने उस घर को अपने कब्जे में क्यों कर रखा था? आरव की बात सुनने के बाद मानवेंद्र कुंडू की आंखें छोटी हो गई थीं, लेकिन उसके माथे पर बल पड़ गए थे। हालांकि वह अपने आप को नॉर्मल दिखाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। मानवेंद्र कुंडू को पता था कि अगर उसने आरव के सवाल का जवाब दिया तो आरव उसे पक्का जान से मार डालेगा, इसलिए वह चुप्पी साध लेता है। मानवेंद्र कुंडू को कुछ भी ना बोलता देखकर आरव उसे घूरता है और फिर कहता है, तुम्हारी ताकत को देखकर ऐसा लगता है जैसा तुम्हारा इस गांव में काफी अच्छा रुतबा है, लेकिन शायद तुम्हें भी पता है कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो जितने तुम अपने आप को दिखा रहे हो। खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उस घर को कब्जे में कैसे किया, लेकिन अगर तुम मेरे लिए उस घर का ध्यान रखते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। वो क्या है ना, मैं रोज रोज यहां पर नहीं आ सकता। तुम्हें जो आर्डर मिलते जाएं उन्हें पूरा करते रहो, और अगर तुम वफादार रहे तो तुम्हें दिल्ली से वॉरलॉर्ड पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। आरव की बात सुनने के बाद पहले तो मानवेंद्र काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन अगले ही पल आरव की बात सुन वह काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन वह इस समय खुश था। वैसे भी आरव ने जो कहा था वह बिल्कुल सच कहा था। मानवेंद्र कुंडू इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था जितना वह अपने आप को बता रहा था। हालांकि मानवेंद्र कुंडू काफी ताकतवर योद्धा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे उनकी ताकत में भी कमी आती जा रही थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक लड़ाई में मानवेंद्र कुंडू को काफी ज्यादा गहरे जख्म लगे थे, और उस लड़ाई में मानवेंद्र कुंडू को धोखे से जहर दे दिया गया था। मानवेंद्र कुंडू को खुद 2 साल बाद उस जहर के बारे में पता चला था। जब वह उनके शरीर में फैलना शुरू हुआ, वह जहर काफी धीमी रफ्तार से फैलता था। हालांकि वह जहर मानवेंद्र कुंडू को जान से करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन वह उनकी शक्तियों को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत था, और इसी जहर की वजह से मानवेंद्र कुंडू धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। वही अपनी बात कहने के बाद आरव ने मानवेंद्र कुंडू को फैसला लेने के लिए थोड़ा समय दिया था कि वह उसकी बात मानना चाहेगा या नहीं। क्या मानवेंद्र कुंडू आरव की बात मान जाएगा? क्या मानवेंद्र कुंडू आरव की बात मानने के लिए कोई शर्त रखेगा? मानवेंद्र कुंडू को खुद 2 साल बाद उस जहर के बारे में पता चला था। जब वह उनके शरीर में फैलना शुरू हुआ, वह जहर काफी धीमी रफ्तार से फैलता था। हालांकि वह जहर मानवेंद्र कुंडू को जान से मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन वह उनकी शक्तियों को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत था, और इसी जहर की वजह से मानवेंद्र कुंडू धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं।
वही अपनी बात कहने के बाद आरव ने मानवेंद्र कुंडू को फैसला लेने के लिए थोड़ा समय दिया था कि वह उसकी बात मानना चाहेगा या नहीं। आरव को यही लगता था कि शायद मानवेंद्र कुंड उसके इस ऑफर को नहीं मानेगा, इसलिए उसने मानवेंद्र कुंडू को मनाने के लिए दूसरे तरीके के बारे में सोच रखा था। लेकिन आरव को नहीं पता था कि उसे अपना दूसरा तरीका अपनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अगले ही पल मानवेंद्र कुंडू आरव के ऑफर को मानते हुए कहता है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको मेरे शरीर के अंदर मौजूद जहर को खत्म करना होगा। मानवेंद्र कुंडू की बात सुनने के बाद आरव का मुंह खुल जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरव बिना देर के तुरंत अपने स्टार स्टोरेज रिंग के अंदर से कुछ जड़ी बूटियों को बाहर निकालता है और फिर अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करते हुए अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को कंट्रोल करता है। आरव भले ही ज्यादा बड़ी रैंक पर नहीं था, लेकिन अभी भी उसकी गोलियां बनाने की कला को कोई जंग नहीं लगा था। अपने अनुभवों के चलते हुए आरव ऐसा हकीम बन गया था जिसको गोली बनाने के लिए किसी भी तरह की कड़ाही की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह आध्यात्मिक ऊर्जा से ही गोली बना सकता था। इसलिए आरव अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को एक गोल आकार में घुमाने लग जाता है। आरव फिर उन जड़ी बूटियां को भी स्पिरिचुअल एनर्जी से नरिश करता है और फिर एक तेज बवंडर के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमा देता है। अगले ही पल वे सभी जड़ी बूटियां उस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलकर गोली का निर्माण करती है। तकरीबन 10 मिनट के बाद हवा में एक मनमोहक खुशबू फैल जाती है। उस गंध को सूंघकर पता चल रहा था कि गोली का निर्माण हो चुका है। अगले ही पल आरव अपनी मुट्ठी खोल देता है और तुरंत उसके हाथ में एक सतरंगी रंग की गोली आ जाती है। उस गोली को पकड़ने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है और उस गोली को मानवेंद्र कुंडू की तरफ उछाल देता है। आरव को ऐसी लापरवाही से उस गोली को उछलता देखकर मानवेंद्र कुंडू समझ गया था कि आरव के लिए उस गोली का कोई भी मोल नहीं है। लेकिन इस समय मानवेंद्र कुंड बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उस नहीं लगा था कि आरव इतनी आसानी से एक गोली का निर्माण कर देगा। मानवेंद्र कुंडू ने तो यह शर्त इसीलिए रखी थी कि वह आरव के लिए काम न करे, तो आरव को कोई शक ना हो कि वह उसके लिए काम नहीं करना चाहता। और वैसे भी मानवेंद्र कुंडू को पता था कि उसके शरीर में जो जहर है भले ही ताकतवर नहीं है, लेकिन वह हाई रैंक का जहर है और उसने अपने इस जहर से छुटकारा पाने के लिए बहुत से हकीमों के साथ भी संपर्क किया था और उन हकीमों को बुलाने के लिए मानवेंद्र कुंडू ने अच्छी खासी मोटी रकम खर्च की थी। फिर भी वह एक सिर्फ रैंक 3 के हकीम को बुला पाया था। इसीलिए मानवेंद्र कुंडू को पता था कि जो हकीम सिर्फ आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके गोली का निर्माण कर सकते हैं, वे काफी ऊंची रैंक के हकीम होते हैं। पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची रैंक का हकीम है वह सिर्फ रैंक 11 का हकीम है। और आरव का गोली बनाने का तरीका और उसके अनुभव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह रैंक 6 या 7 का हकीम है। मानवेंद्र कुंडू को पता था कि एक हकीम होना कितनी दुर्लभ बात है और हकीम कितने खतरनाक होते हैं। पूरी दुनिया में हकीमों को एक अलग तरह की इज्जत के साथ देखा जाता था। एक रैंक 2 का हकीम भी मास्टर रैंक या एक्सपर्ट रैंक के योद्धा को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। हकीमों के गोली बनाने की काबिलियत की वजह से बहुत से ताकतवर लोग उनका समर्थन करते हैं। इसी वजह से ताकतवर लोग भी हकीमों को नाराज करने से डरते हैं। उस गोली को अपने हाथ में लेने के बाद मानवेंद्र कुंडू उसे लेने से पहले थोड़े हिचक रहे थे, लेकिन आरव मानवेंद्र कुंडू को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद मानवेंद्र कुंडू एक गहरी सांस लेते हुए तुरंत उस गोली को निगल लेते हैं। जैसे ही वह गोली मानवेंद्र कुंडू के गले से उतरती है तो वह उनके पेट में एक गर्मी पैदा करने लग जाती है। धीरे धीरे उनके पेट का तापमान बढ़ने लग गया था, जिसे महसूस कर मानवेंद्र कुंडू का चेहरा लाल हो गया था। अगले पल उनके शरीर से काफी तेज मात्रा में गर्मी की लहर निकलने लग जाती है। मानवेंद्र कुंडू के चेहरे का रंग उड़ चुका था
उसका चेहरा इस समय एकदम सफेद हो गया था। अगले ही पल मानवेंद्र कुंडू अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं और अपने मुंह से गहरा काले रंग का खून उगल देते हैं। थोड़ी देर तक जमीन पर गिरे रहने के बाद मानवेंद्र कुंडू का चेहरा नॉर्मल होता है। 15 मिनट के बाद मानवेंद्र कुंडू पहले की तरह बिल्कुल फिट हो गया था। अब मानवेंद्र कुंडू की आंखों में आरव के लिए डर की जगह सम्मान था। अब वह समझ गया था कि आरव कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे उकसाया जा सके। वह एक बहुत ही ताकतवर योद्धा है और योद्धा के साथ साथ वह एक काफी टैलेंटेड हकीम भी है। आरव के द्वारा दी गई गोली को खाने के बाद मानवेंद्र कुंड उसकी ऊर्जा को महसूस कर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। मानवेंद्र कुंडू समझ गया था कि आरव ने उसे जो गोली दी है उसकी तुलना रैंक 7 की गोली से भी नहीं की जा सकती। लेकिन मानवेंद्र कुंडू को अभी भी यह बात पचाने में दिक्कत आ रही थी कि आखिर एक 20 साल का लड़का कैसे एक रैंक 7 से भी ऊपर का हकीम है। मानवेंद्र कुंडू आरव को एक रैंक 8 का हकीम मान रहे थे, लेकिन अगर मानवेंद्र कुंडू को पता होता कि आरव धरती पर मौजूद सभी हकीमों से भी ऊपर की रैंक का हकीम है तो उनकी तो शायद जान ही निकल जाती। असल में देखा जाए तो आरव एक रैंक 18 का हकीम था, तो उसके लिए तो रैंक 7-8 की गोली बनाना चुटकियों का खेल था। हकीमों की दुनिया में सबसे ऊंची रैंक का हकीम रैंक 21 का हकीम होता है। हालांकि रैंक 21 के बाद भी ऊंची रैंक के हकीम होते हैं, लेकिन उन्हें देखना बहुत ही दुर्लभ होता है। रैंक 21 के बाद पंचतत्व हकीम आते हैं और इनसे भी ऊपर इंपीरियल रैंक हकीम होता है। हर रैंक के हकीम को 3 भागों में विभाजित किया गया है, लो ग्रेड, मिडिल ग्रेड और हाई ग्रेड। लेकिन इंपीरियल रैंक में कोई भी ग्रेड नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इंपीरियल रैंक का हकीम बनने के बाद हकीम को भगवान धन्वंतरी ओस के दर्शन होते हैं और उसके बाद भगवान धन्वंतरी खुद उन्हें गोलियों बनाने की शिक्षा देते हैं। इसके बाद वह हकीम एक अलग स्तर का हकीम बन जाता है। मानवेंद्र कुंडू आरव के लिए काम करने के लिए तैयार हो गया था और मानवेंद्र कुंडू से बात करने के बाद आरव को यह भी पता चलता है कि धरती पर एक हकीम एसोसिएशन नाम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें धरती पर मौजूद सभी हकीम के नाम होते हैं। आरव को यह भी पता चला था कि हकीम संगठन के साथ साथ हथियार बनाने वालों की भी एक अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। हालांकि आरव को हथियार बनाने आते थे, लेकिन वह हथियार बनाने में इतना अनुभवी नहीं था। मानवेंद्र कुंडू की जहर के द्वारा खत्म हुई शक्तियां भी वापस लौट आई थीं। मानवेंद्र कुंडू गॉड कल्टीवेशन करते थे और वह उसमें ग्रैंड मास्टर रैंक पर थे। हालांकि ग्रैंड मास्टर रैंक कोई ज्यादा बड़ी रैंक नहीं थी, लेकिन इतने छोटे से गांव में होने के बावजूद भी मानवेंद्र कुंडू ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। वह भी काफी हैरान कर देने वाला था। मानवेंद्र कुंडू आरव से विनती करते हैं कि आरव उनके पोते को अपने साथ रखें। हालांकि आरव उसे अपने साथ रखने से मना करना चाहता था, लेकिन फिर मानवेंद्र कुंडू के पोते के बारे में सारी बात सुनने के बाद वह उसे अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो गया था। जिस लड़के ने आरव पर हमला किया था वह लड़का अब आरव के साथ जाने को तैयार था। उसका नाम रवि कुंडू था। रवि से कुछ सवाल करने के बाद आरव को पता चला था कि रवि काफी टैलेंटेड लड़का है। हालांकि रवि प्रैक्टिशनर रैंक योद्धा था, लेकिन फिर भी वह रैंक 1 का हकीम था और वह रैंक 2 के हकीम बनने के लिए कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता है। आरव को पता चला था कि रवि कुंडू पिछले 5 सालों से रैंक 1 पर ही अटका हुआ है। हकीम एसोसिएशन के बारे में जानने के बाद आरव को पता चला था कि सबसे प्रतिभाशाली हकीम एक 16 साल का लड़का था जो कुछ दिनों पहले ही रैंक 1 हकीम बना था और वह लड़का काफी बड़े परिवार से आता है। रवि कुंडू इस समय 30 साल का था और आरव को रवि में सबसे दिलचस्प बात यह लगी थी कि 10 साल पहले एक लड़ाई में रवि कुंडू के शक्ति केंद्र को तोड़ दिया था, लेकिन शक्ति केंद्र टूटने के बावजूद भी रवि कुंडू ने हार नहीं मानी और 6 सालों की लगातार मेहनत के बाद दोबारा से अपने शक्ति केंद्र को ठीक कर लिया था। और अपने शक्ति केंद्र बनाने के बाद रवि कुंडू ने पिछले 4 सालों में मेहनत करके
आज वह प्रैक्टिशनर रैंक लेवल 6 पर था। आरव ने रविकुंडू को अपना स्टूडेंट इसलिए बनाया था क्योंकि रविकुंडू में गिरकर दोबारा खड़े होने की क्षमता थी और वह कभी भी हार नहीं मानता था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि रविकुंडू रिस्क लेने से नहीं डरता था। अगर वह रिस्क लेने से डरता तो रविकुंडू आज इस जगह पर नहीं होता, बल्कि वह किसी आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा होता। मानवेंद्र कुंडू को अच्छे से सारी सिचुएशन के बारे में बताने के बाद आरव रविकुंडू और आनंद सिंघानिया के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर वापस दिल्ली चला गया था। दिल्ली जाने के बाद आरव में आनंद सिंघानिया को ऑर्डर दे दिया था कि अब वह कभी भी वापस सिंघानिया परिवार में ना जाए। हालांकि आनंद सिंघानिया आरव का यह ऑर्डर मनाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आरव से शर्त रखी कि वह उनके सभी बूढ़े दोस्तों को यहां पर लेकर आए, जिस पर आरव भी मान गया था। उसने तुरंत अर्नव राजपूत को फोन मिलाकर उसे ऑर्डर दे दिया था कि बाकी बुजुर्गों को भी दिल्ली भेज दे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह हुई कि उनके खुद के परिवार वालों ने उन्हें वापस दिल्ली जाने से रोक नहीं, जिससे उन्हें यह पता चल गया था कि अब उनके परिवार में उनकी कोई जगह नहीं है। इस समय आरव अपने घर में बैठा हुआ था और उसकी गोदी में अदिति बैठी हुई थी और उसके सामने इस समय अर्नव राजपूत को छोड़कर बाकी 6 परिवारों के पहले के मुखिया इस समय उसके सामने बैठे थे। और आरव अपनी जगह पर बैठा लगातार उन्हें एक झलक देखता जा रहा था। रविकुंडू भी जातिन के पीछे खड़ा था। रविकुंडू यह देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि भारत के 7 बड़े खानदानों के पूर्व मुखिया उसकी आंखों के सामने बैठे हैं और वे सभी ऐसे बैठे थे जैसे वे कोई छोटे बच्चे हों और अपने सामने मौजूद टीचर को देख रहे हों। उनकी आंखों में प्यार, खुशी, स्नेह, डर सब था। आखिर कौन है वह प्रतिभाशाली लड़का जो 16 साल की उम्र में ही हकीम बन गया और वह किसी बड़े परिवार से है? आखिर आरव ने सभी बड़े परिवारों के पूर्व मुखिया को दिल्ली क्यों बुला लिया? इस समय आरव अपने घर में बैठा हुआ था और उसकी गोदी में अदिति बैठी हुई थी और उसके सामने इस समय अर्नव राजपूत को छोड़कर बाकी 6 परिवारों के पहले के मुखिया इस समय उसके सामने बैठे थे। और आरव अपनी जगह पर बैठा लगातार उन्हें एक झलक देखता जा रहा था। रविकुंडू भी जातिन के पीछे खड़ा था। रविकुंडू यह देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि भारत के 7 बड़े खानदानों के पूर्व मुखिया उसकी आंखों के सामने बैठे हैं और वे सभी ऐसे बैठे थे जैसे वे कोई छोटे बच्चे हों और अपने सामने मौजूद टीचर को देख रहे हों। उनकी आंखों में प्यार, खुशी, स्नेह, डर सब था। इस समय उसके सामने आनंद सिंघानिया, सूरज सहगल, नीरेश मुखर्जी, अभिनव निगम, प्रेम राय और रेखा सोलंकी बैठे हुए थे। आरव उन सभी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अब तुम सभी बूढ़ों को पता चल गया कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारी कितनी इज्जत होती है? वे सभी लोग तुम्हें अच्छे से इसीलिए ट्रीट करते थे क्योंकि तुम उस समय उन परिवारों के मुखिया थे। लेकिन जैसे ही तुम सब ने परिवार के मुखिया की कुर्सी किसी और को दी और तुम सिंघानिया पहले से भी बाहर निकल गए, तो भी उनमें से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह समय तुम्हारा था, यह समय अब उनका है। और यही होती है टाइटल और रुतबे की ताकत। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कल को उनको भी कोई उन्हीं की परिवार वाला दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर फेंक देगा। अब मैं तुम सभी को 2 ऑप्शन देता हूं, या तो तुम मेरे लिए कम करो या फिर अपने उन निकम्मे वंशजों के पास वापस चले जाओ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच समझकर फैसला लेना। आरव की बात सुनने के बाद वह सभी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वे सभी समझ गए थे आखिर आरव ने उन्हें दिल्ली क्यों बुलाया है, ताकि वह यह देख सके कि उनके परिवार वाले उनसे कितना प्यार करते हैं। और वह यह देखकर हैरान हो गए थे कि उनके परिवार वाले उनकी जगह सिर्फ वह जिस कुर्सी पर बैठे थे उससे प्यार करते हैं। और वैसे भी अगर उनके परिवार वाले उनसे प्यार करते और फिर भी आरव उनको यही 2 ऑप्शन देता, तो वह निसंदेह आरव वाले ऑप्शन को ही चुनते, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वह कभी भी यंग मास्टर को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह सभी तुरंत आरव के लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं।
उनके यहां भरने के तुरंत बाद आरव उन सभी को सिंघल अंपायर में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पर बिठा देता है। फिर आरव उनसे पूछता है कि वह उसके साथ भी रह सकते हैं या फिर आरव उनके लिए अलग से विला खरीद सकता है। थोड़ी देर के डिस्कशन के बाद आनंद सिंघानिया और रेखा सोलंकी आरव के साथ रहने के लिए मान जाते हैं और बाकी सभी अपने लिए एक विला ले लेते हैं और उसी में सभी रहते हैं। आरव ने उन सभी का ध्यान रखने के लिए और घर के कामों के लिए बहुत से लोगों को भी लगा दिया था। आरव को पता था कि यह सभी उसकी कंपनी को काफी अच्छे से संभाल सकते हैं, इसीलिए अब आरव को अपनी कंपनी की कोई भी टेंशन नहीं थी। इसलिए अब आरव का फोकस अपनी शक्तियां बढ़ाने पर लग गया था। आरव ने इन सभी के लिए एक एक गोली दी थी ताकि उनके शरीर के रोग खत्म हो जाए और अपनी ताकत को वह और बढ़ा पाए। लेकिन आरव ने अभिनव निगम को 2 गोलियां दी थीं, जिसमें अभिनव निगम के शरीर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता था और वह अगले लेवल में भी जा सकता था। आरव ने अभिनव निगम के शरीर के अंदर के डैमेज ऑर्गन्स को देख लिया था, इसीलिए उसने अभिनव निगम को 2 गोलियां दी थीं। आरव ने जब उन सभी के लेवल के बारे में पूछा तो आरव उन सभी के लेवल को सुनकर थोड़ा निराश हो गया था, क्योंकि उनकी ग्रोथ वैसी नहीं हुई थी जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन आरव को यह जानकर काफी ज्यादा हैरानी हुई थी कि अर्नव राजपूत इन सभी में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गया है और वह ग्रेट एम्परर रैंक लेवल 3 पर पहुंच गया है, जो कि सच में बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि आखिरी बार जब उसने अर्नव राजपूत को देखा था तो वह मास्टर रैंक लेवल 5 पर था और आज वह एक ग्रेट एम्परर बन चुका है। हालांकि सभी के लेवल सुनने के बाद आरव को अब और ज्यादा इच्छा हो रही थी कि वह जल्द से जल्द लेवल अप करके ताकतवर योद्धा बने। इसलिए आरव अदिति को आनंद सिंघानिया और रेखा सोलंकी के पास छोड़ देता है। अदिति बहुत जल्द आनंद सिंघानिया और रेखा सोलंकी के साथ घुल मिल गई थीं और वह उन्हें दादाजी और दादी जी कहकर पुकारती थीं और सिर्फ अदिति के साथ वक्त बिताने के लिए ही आनंद सिंघानिया और रेखा सोलंकी आरव के घर पर रहने के लिए मान गए थे। हालांकि उन्होंने बहुत बार लेकिन से अदिति की मम्मी के बारे में पूछा था, लेकिन आरव हर बार उनकी इस बात को टाल दे रहा था, जिस वजह से थोड़ी देर के बाद वह भी समझ गए थे कि आरव इस बारे में उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इसीलिए वह भी इस मुद्दे को बार बार नहीं उठाते, लेकिन अदिति के साथ समय बिताना उन्हें भी अच्छा लगता था। इन सभी बुजुर्गों का साथ पाने के बाद आरव की कंपनी कुछ महीनों में भारत की टॉप 3 ज्वेलरी कंपनियों में अपना नाम लिखवा चुकी थी। आरव को उस गुफा के अंदर से जो सोने की ईंटें मिली थीं, आरव ने उनका भी इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को बहुत बड़ा बना दिया था। उन सोने की ईंटों की कीमत 600 लाख करोड़ थी। आरव ने उन सभी को ज्वेलरी में कन्वर्ट करके उनका प्राइस बढ़ा दिया था और उनसे कई ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया था। आरव ने अपने पास 4 ब्लू डायमंड से भी बहुत से ज्वेलरी बनाई थी, जिनकी कीमत आसमान को छूती थी, क्योंकि आरव के पास प्रत्येक ब्लू डायमंड 5 किलो का था, जिनसे बहुत सारी ज्वेलरी बनाई गई थी। और इसी वजह से आरव की कंपनी दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई थी जो ब्लू डायमंड की ज्वेलरी को लार्ज स्केल में भेजती थी। आरव के पास अभी भी स्टार डायमंड की 3 जोड़ी और पड़ी थी, लेकिन आरव ने उन्हें बेचा नहीं था, बल्कि उनकी मदद से आरव अपनी कंपनी को और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा था। इन कुछ महीनों में आरव ने ज्वेलरी के साथ साथ बहुत सी अलग अलग फील्ड में भी हाथ डाल दिया था और अपने पैसे और ताकत की वजह से आरव हर इंडस्ट्री को अपने कैप्चर में किए जा रहा था। और इन महीनों में सिंघल अंपायर हर फील्ड में टॉप की कंपनी खड़े करने में कामयाब हो गया था। इस वजह से सिंघल अंपायर को टॉप 20 वर्ल्ड फेमस कंपनी में से एक में गिना जाने लगा था और सिंघल अंपायर को वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग $10 ट्रिलियन कंपनी बना दिया गया था। हालांकि आरव को पता था कि अभी यह सिर्फ एक छोटी सी अचीवमेंट है, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी नेटवर्क आरव की कंपनी से कई गुना ज्यादा है। आरव को पता था कि अगर उसे 7 बड़े खानदानों से निपटना है तो अभी भी उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। ऐसा इसलिए था
क्योंकि सातों बड़े खानदान में से रॉय खानदान को सबसे कमजोर खानदान माना जाता है। फिर भी उनके पास टोटल वेल्थ आरव की कंपनी से 7 गुना ज्यादा थी। हालांकि आरव की टोटल वेल्थ 18 ट्रिलियन डॉलर की थी, लेकिन उसे इस समय सबसे ज्यादा प्रॉफिट गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज हो रहा था। और वैसे भी आरव के पास सोने की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, क्योंकि गुफा से मिला हुआ सोना अभी भी उसके पास बहुत सारा था। और वैसे अभी भी उसके पास उसकी स्टार स्टोरेज रिंग में 2-3 ग्रहों के जितना सोना था, जिससे आरव को यह तो पता था कि उसे पैसों की तो कमी नहीं होने वाली, लेकिन वह जल्द से जल्द इन सातों बड़े खानदानों को टॉप से हटाकर पूरी अर्थ का कंट्रोल लेना चाहता था। और इन महीनों के दौरान आरव दिल्ली के साथ साथ इंडिया के पूरे नॉर्थ का वॉर लॉर्ड बनकर बैठ गया था। यह सब कार्य करने में आरव को पूरे 6 महीने लग गए थे। इन 6 महीना में आरव ने अपनी ताकत को भी बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था। चलिए अब थोड़ा आरव की ताकत पर भी थोड़ी नजर मारते हैं। स्टेज 4 ब्लैक शार्क फ्लेम लेवल 1, सॉवरेन लेवल 2, स्पिरिट सॉवरेन लेवल 3, ओरिजिन सॉवरेन। स्टेज 5 सिल्वर सेबर टूथ टाइगर फ्लेम level 1, Sage level 2, Super Sage level 3, Ultra Sage, Stage 6, Purple Scorpion, Flame level 1, Divine level 2, Super Divine level 3, Ultra Divine, Stage 7, Violet Griffin Flame level 1, Lord level 2, King level 3, Monarch, Stage 8, Red Dragon Flame level 1, Delta level 2, Omega level 3, Gamma level 2, Beta level 5, Sigma level 6 Alpha। इन 6 महीना के दौरान ही आरव नॉर्मल कल्टीवेशन के टॉप पर पहुंच गया था। इस समय आरव जल्द से जल्द इस लेवल को तोड़कर अगली कल्टीवेशन में प्रवेश करना चाहता था, जिसको सभी यूनिवर्सल कल्टीवेशन बोलते हैं। और इस कल्टीवेशन में प्रवेश करने के लिए आरव पूरे 1 हफ्ते से लगातार अपने शरीर के अंदर मौजूद एनर्जी को तोड़ रहा था और उन्हें पूरी तरह से निचोड़ रहा था। इस समय आरव एक बड़े से पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ मौजूद थे। आरव ने प्रैक्टिस के लिए इस पहाड़ को खरीद लिया था, इसलिए यह पहाड़ अब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बन चुका था और इस पहाड़ पर सिर्फ आरव ही आता था। आज एनर्जी को सर्कुलेट करते करते आरव को अपने शरीर में अलग तरह की सेंसेशन महसूस होती है। इस सेंसेशन को महसूस करते ही आरव समझ गया था कि वह जल्द से जल्द इस कल्टीवेशन की लिमिट को तोड़ने वाला है। और जैसा आरव ने सोचा था, 20 मिनट के बाद वह कल्टीवेशन की लिमिट को तोड़ देता है। आरव जैसे ही लिमिट को तोड़ता है तो धरती के आधे दायरे में भूकंप आ जाता है। समुद्र के अंदर लहरें उफाने मारने लग जाती हैं। पृथ्वी पर जगह जगह पर वोल्कानो इरप्शन होने लग गए थे। पृथ्वी के इनर कोर के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है और पूरी पृथ्वी में भूकंप आ जाता है। यहां तक कि एक पल के लिए पृथ्वी पर मौजूद सभी टेक्नोलॉजी की चीजें बंद हो गई थीं। यह एक ऐसी प्राकृतिक आपदा थी जिसे रोकना नामुमकिन था। अगले ही पल एक सुनहरे रंग की लाइट आरव के शरीर से निकलते हुए आसमान को चीर देती है, अंतरिक्ष में जाकर ब्लो हो जाती है, जिसकी चपेट में बहुत सारे मीटियोर आ जाते हैं और वह चकनाचूर होकर पाउडर में बदल जाते हैं। यहां तक कि स्पेस भी कटने लग गया था। उस स्पेस के काटने से ऐसा लग रहा था जैसे एक अलग ही डायमेंशन खुल रही है। स्पेस में बहुत सारी शॉक वेव फैल रही थी, जिस वजह से पूरी मिल्की वे गैलेक्सी हिल रही थी। और वैसे भी आरव जिस लेवल में पहले था, उस लेवल में आरव अपने सिर्फ एक मुक्के में ही एक पूरे प्लेनेट को बर्बाद करने की ताकत रखता था। हालांकि पहले तो आरव को यही लगता था कि वह कोई भी कल्टीवेशन कर ले और अगर वह बेसिक के पहले लेवल पर है तो उसकी ताकत उतनी ही होगी। लेकिन बाद में रिसर्च करने के बाद उसे पता चला था कि अगर वह एक के बाद एक कल्टीवेशन लिमिट को तोड़कर दूसरे कल्टीवेशन मेथड में प्रवेश करता है तो उसकी ताकत पहले कल्टीवेशन के टॉप की ही रहेगी, लेकिन उसका लेवल दूसरे कल्टीवेशन के हिसाब से स्टार्टिंग से शुरू होगा। और तो और जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा उसकी ताकत और भी बढ़ती चली जाएगी, जिसे जानने के बाद तो आरव की आंखें हैरानी में फट गई थीं। और अब आरव यही कर रहा था। वैसे भी आरव के पास 5 कल्टीवेशन तकनीक थी। पहली तो ये बेसिक जो अब आरव ने पूरी कर ली।
दूसरी यूनिवर्सल कल्टीवेशन, तीसरी फ्लैम कल्टीवेशन, चौथी मार्शल आर्ट कल्टीवेशन और पांचवी गोड कल्टीवेशन। और अब आरव यूनिवर्सल कल्टीवेशन में पहुंच गया था और यूनिवर्सल कल्टीवेशन के हिसाब से आरव की ताकत, स्टेटस, गॉड, लेवल, मार्कवाइज की थी। हालांकि अब आरव को अपने लेवल को बढ़ाने के लिए दूसरे ग्रहों पर जाना पड़ेगा, लेकिन इससे आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह दूसरे ग्रहों क्या दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकता था। और अगले ही पल आरव की पावर स्क्रीन उसकी आंखों के सामने आ जाती है। आरव, इमॉर्टल किंग बॉडी ब्लड लाइन, असुरा गॉड ब्लड लाइन रेस, ह्यूमन स्टेज 8, रेड ड्रैगन फ्लेम लेवल 6। एल्फा अपने स्टेटस को देखने के तुरंत बाद आरव का यह स्टेटस धुंधला होने लग जाता है। क्या आरव सच में 7 बड़े खानदानों से छुटकारा पा सकता है? आखिर आरव का स्टेटस धुंधला क्यों हो रहा है? आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।